हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS सर और मैं एडवोकेट राम सुरमण यादव। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर मैं लॉ से संबंधित जानकारी लेकर आता रहता हूं। उसी क्रम में मैं चिकित्सा न्याय शास्त्र के वीडियो लगातार लेकर इस चैनल पर आ रहा हूं और चिकित्सा न्याय से संबंधित हिंदी में वीडियो लाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। पूरी तरह से एक वीडियो आ चुकी है और जो प्यार और स्नेह आपका मिला मुझे उस वीडियो पर, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में चिकित्सा न्यायशास्त्र की दूसरी वीडियो में आज लेकर आ रहा हूं। पुनः आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आप बने रहिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाइए। चिकित्सा न्यायशास्त्र से संबंधित वीडियो मैं लेकर लगातार आता रहूंगा। मेरा पूरा प्रयास है कि एक एक चीज को सरलता से हिंदी में डिफाइन करके बताया जाए कि जिस तरह से चिकित्सा न्यायशास्त्र काम करता है और किस तरह से कितना विश्वसनीय है हो यह साक्ष्य न्यायालय में। तो आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। चिकित्सा न्यायशास्त्र में पिछली वीडियो आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। जिस डॉक्टर ने 100 परीक्षण किया है, वो डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम किया है, उसने मृतक के चोटों को बहुत ही करीब से देखा है, इसमें दो राय नहीं है। जितनी करीब से उसने चोटों को देखा है, मुझे नहीं लगता कि और किसी व्यक्ति ने देखा होगा। तो जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसको जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है, उसकी चोटों के बारे में सबसे करीब से देखने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो वो डॉक्टर है जिसने उस 100 का परीक्षण किया है। अभियोजन का यह कर्तव्य है और मेरे ख्याल से न्यायालय का भी यह कर्तव्य है कि डॉक्टर को उस हथियार को जिससे जो पुलिस ने बरामद किया है, उस हथियार को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और न्यायालय के साथ साथ सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आईओ की हो जाती है। वह व्यक्ति जो विवेचना कर रहा है, वह अधिकारी जो विवेचना कर रहा है मुकदमे की, कि डॉक्टर को वो दिखाए और डॉक्टर से उस बारे में राय ले। ये बहुत जरूरी हो जाता है। जो भी घाव आई हैं सब एक ही हथियार से पहुंचाई गई हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी विवेचक को हासिल कर लेना चाहिए और मेरा मानना है कि उस हथियार को डॉक्टर को दिखाना चाहिए जिस हथियार से अपराध कारित किया कहा जाता है, जिस हथियार को पुलिस ने बरामद किया है। यदि हथियार उपलब्ध हो, कई मामलों में विवेचक हथियार को उपलब्ध नहीं करवा पाता, बरामदगी नहीं हो पाती उन हथियारों की जिससे हत्याएं कारित होती हैं, तो उस हथियारों की पहुंच से अगर दूर है तो भी डॉक्टर से विवेचक को यह जरूर जानना चाहिए कि किस प्रकार के हथियारों से उसको चोटें पहुंचाई गई हैं जो मृतक व्यक्ति है। यह हथियार का हुलिया कैसा हो सकता है, किस प्रकार का हथियार होगा, किस तरह का होगा वो हथियार जिस हथियार से ये चोटें पहुंचाई गई हैं। इस विवरण को मेरे ख्याल से डॉक्टर से अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो विवेचक को निश्चित रूप से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए विवेचक को कि किन हथियारों से घाव पहुंचाई गई है। यदि घाव उन्हीं हथियारों से पहुंचाई गई है जिस हथियार को विवेचक ने बरामद किया है, या विवेचक ने अगर हथियार को बरामद नहीं किया है तो किस हथियार से, किस प्रकार के हथियार से, किस तरह उसका हुलिया होगा, इस प्रकार के हथियार के बारे में विवेचक को डॉक्टर से राय जरूर लेना चाहिए कि डॉक्टर को क्या लगता है कि किस प्रकार के हथियार से हत्या कारित की गई होगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मृतक की चोटों को बिल्कुल करीब से देखने का काम यदि कोई करता है तो वो डॉक्टर करता है और डॉक्टर से बेहतर ये बात कोई नहीं बता सकता कि किस प्रकार के हथियार से इस तरह की चोटों को पहुंचाया गया है। डॉक्टर के साक्ष्य के बारे में अगर हम बात करें तो डॉक्टर का साक्ष्य दो प्रकार का होता है। एक आंकड़े का साक्ष्य होता है जिसे डाटा एविडेंस कहते हैं, और दूसरे साक्ष्य के बारे में अगर बात करें तो ओपिनियन एविडेंस होता है, राय का साक्ष्य होता है जो डॉक्टर राय देता है। ओपिनियन एविडेंस उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना डाटा एविडेंस होता है। आंकड़ा साक्ष्य जिसको हम डाटा एविडेंस कह रहे हैं, तो आंकड़ा साक्ष्य की अगर हम बात करें, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास करता हूं कि हिंदी में इस वीडियो को ले आऊं और कम से कम इंग्लिश का प्रयोग करूं, पर कहीं कहीं मेडिकल में बहुत जरूरी हो जाता है
और लोगों को समझने के लिए भी कभी कभी हिंदी बहुत कनिष्ठ हो जाती है, तो इंग्लिश जल्दी लोगों को समझ में आ जाती है और हिंदी नहीं समझ में आती है। फिर भी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि हिंदी में पूरी तरह से हिंदी में इस एविडेंस की वीडियो को चिकित्सा न्याय शास्त्र की वीडियो को मैं लेकर आऊँ। चिकित्सा न्याय शास्त्र के बारे में मैं देखता हूँ ज़्यादातर अंग्रेजी में ही बुकें हैं, अच्छी बुकें अंग्रेजी में ही हैं और अंग्रेजी में ही डॉक्टर्स लिखते हैं राय अपनी, तो उससे जो है कई अधिवक्ताओं को बड़ी समस्या होती है उसे जानने में समझने में। तो मैं एक एक चीज़ के बारे में विस्तार से बताऊंगा इस वीडियो में अपने इस चैनल पर, इसीलिए मैं हिंदी में ये चिकित्सा न्यायशास्त्र की वीडियो को लेकर आ रहा हूं। तो आंकड़ा साक्ष्य के बारे में हम बात करें, जिसे हम डाटा एविडेंस कह रहे हैं, तो ये नामंजूर नहीं किया जा सकता है। यदि मौखिक साक्ष्य के अनुरूप है ये, तो इस साक्ष्य को न्यायालय स्वीकार करती है, इसे इधर उधर नहीं किया जा सकता। मगर जो राय का साक्ष्य है डॉक्टर का, जो ओपिनियन एविडेंस की बात है, तो ये आंकड़ों को देखकर डॉक्टर अपनी राय निकालता है और ये केवल एक अनुमान होता है डॉक्टर का कि इस प्रकार हुआ रहा होगा, तो इस साक्ष्य को उतना महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। वेंथम अगर हमने पढ़ा है तो वेंथम को हम जरूर जानते होंगे। वेंथम ने कहा है इस बारे में कि विटनेस आर द आई एंड ईयर ऑफ जस्टिस। हम बात करें अगर हिंदी में तो साक्षी न्याय के आंख और कान होते हैं, ऐसा वेंथम ने कहा है। और वेंथम ने जहां तक कहा है सही भी कहा है, कोई मुकदमा साक्ष्य के आधार पर ही न्यायालय में चलता है, तो इसलिए साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और चिकित्सा साक्ष्य की अगर हम बात करें तो चिकित्सा शास्त्र में चिकित्सा के साक्ष्य में चिकित्सक के साक्ष्य को बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यह साक्ष्य बहुत विश्वसनीय नहीं होता है। इसे बहुत परख कर ही जो है कसौटी पर रख कर उसे अपनी कसौटी पर कस कर ही जो है सही माना जा सकता है, अन्यथा बहुत हद तक चिकित्सा साक्ष्य को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। जैसे मैं अगर बताऊं आयु के बारे में किसी व्यक्ति की आयु के बारे में, उम्र के बारे में यदि चिकित्सक को बताना हो, तो उसके आयु के बारे में चिकित्सक एकदम सही नहीं बता सकता है कि इस व्यक्ति की उम्र इतनी होगी, क्योंकि न्यायालय भी चिकित्सक की राय तब लेती है जब कोई और एविडेंस नहीं रह जाता है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं रह जाता है। वैसे हाई स्कूल की मार्कशीट को प्राथमिकता दी जाती है एज के मामले में, परंतु यदि डॉक्टर द्वारा बताया गया है और हाई स्कूल की मार्कशीट या कोई किसी प्रकार का कोई प्रपत्र नहीं प्राप्त हो पाता जिससे यह सिद्ध हो सके कि व्यक्ति की आयु कितनी है, तो डॉक्टर से इस बारे में राय ली जाती है। और डॉक्टर की राय सटीक नहीं हो सकती है। डॉक्टर का स्वयं का कहना है या मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का कहना है कि ये राय 1 साल 2 साल आगे या 2 साल पीछे हो सकती है। तो इस प्रकार मेडिकल के साक्षी डॉक्टर्स की राय एकदम सटीक हो, इस बारे में हम नहीं कह सकते। हम एक चिकित्सीय राय, एक चिकित्सीय साक्षी जो चिकित्सा कर रहा है, जिसने 100 का परीक्षण किया है, जो करता है, और वो एक तथ्य का भी साक्षी है, इस बात को हमें बहुत बेहतर तरीके से समझने की आवश्यकता है। जैसे कई बार हम कहते हैं कि चिकित्सा शास्त्र चिकित्सक का साक्ष्य उतना मायने नहीं रखता, पर हमें ये बात जरूर ध्यान देनी चाहिए कि कुछ मामलों में या ज़्यादातर मामलों में, मेडिकल के मामलों में विशेषकर, जब भी न्यायालय पर चिकित्सक आता है गवाही देने और हम उसकी जिरा करते हैं, तो इन बातों को हमें ध्यान देना चाहिए कि चिकित्सक ऐसा साक्षी है जो कई ऐसे तथ्यों का भी साक्षी है जिन तथ्यों के बारे में हो सकता है और व्यक्ति ना जानते हो, और चिकित्सक उस बात को जानता है, वह बात आकर न्यायालय पे बताता है। यदि केस के पहलुओं की बात अगर हम करें, तो केस के पहलुओं पर तो राय नहीं दे सकता है चिकित्सक। केस के क्या पहलू हैं, किससे किसकी दुश्मनी थी, क्या कैसे हैं, इस बारे में तो तथ्य के बारे में, इन तथ्यों के बारे में चिकित्सक की राय नगण्य हो जाती है, कोई मतलब नहीं रह जाता है और ना इस बारे में वो बता ही सकता है। लेकिन कुछ चीजों का प्रत्यक्ष साक्षी होता है
डॉक्टर जिसके बारे में बात करें, गोदना के बारे में हम बात करें, जो टैटूज वगैरह शरीर पर बने हैं मृतक के, उसको उसका प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है डॉक्टर, वो बताता है कि शरीर पर इस स्थान पर गोदना अर्थात टैटू बने हुए हैं। दूसरी बात, फायर करने के स्थान से दूरी को वो अंदाज के बता सकता है, इंजरी को देखकर वो बता सकता है कि किस प्रकार से, कितनी दूरी से इस शस्त्र का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वो घाव की गहराई को देखता है और वो जानता है कि कितनी दूर से शस्त्र चलाने पर इस तरह की घाव आ सकती है। तो इस तरह के अपने ओपिनियन दे सकता है। घाव की गहराई के बारे में अगर हम बात करें तो घाव की गहराई का भी चश्मदीद साक्षी है वो डॉक्टर, जिसने घाव को देखा है, नापा है, जाना है, उसके बारे में कोई विशेष नहीं जान सकता। तो कुछ मामलों में मैंने कहा कि तथ्यों के मामलों में तथ्य का साक्षी है, तो घाव की गहराई के तथ्य का साक्षी डॉक्टर है। इसी प्रकार मैंने बताया गोदने का साक्षी डॉक्टर है, गोदने के चिन्ह का। फिर घाव के आकार, उसके माप, घाव की गहराई, घाव पहुंचाने के लिए किस हथियार का प्रयोग किया गया है, किस स्वरूप से उस घाव को पहुंचाया गया है, कितने बल के साथ उस पर उस हथियार का प्रयोग किया गया है, इन सब बारे में डॉक्टर बता सकता है। और इन सब बातों का डॉक्टर हम कहें तो वो साक्षी है और ये तथ्य का साक्षी है डॉक्टर। तो इसलिए इस बात को हमें गौर करनी चाहिए कि कुछ बातों का साक्ष्य डॉक्टर तथ्य का साक्षी होता है, जिसे सभी नहीं बता सकते, वो डॉक्टर बता सकता है। इस संदर्भ में अगर हम बात करें कि डॉक्टर से क्या क्वेश्चन हमें पूछने चाहिए बतौर वकील, यदि डॉक्टर की गवाही न्यायालय पर हो रही है और जिरह के दौरान हमें क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, अगर इस पर प्रकाश डालें तो हमें डॉक्टर से यह पहले पूछना चाहिए कि इस तरह की चोटों के लिए किस प्रकार के औजार का प्रयोग किया गया है। दूसरा क्वेश्चन हमें डॉक्टर से यह पूछना चाहिए कि कितनी दूरी से इस हथियार का प्रयोग किया गया है, यदि बंदूक है तो कितनी दूर से गोली चलाई गई है, गोली की दिशा और वह व्यक्ति जिसको गोली लगी है और वह व्यक्ति जिसने गोली चलाई है, दोनों की पारस्परिक दिशा क्या थी और कितनी दूरी से ये गोली चलाई गई है, या शिकार जिसको गोली लगी है वह व्यक्ति कितनी दूरी पर खड़ा था, इस बात को हमें डॉक्टर से स्पष्ट कर लेना चाहिए। क्या यह दुर्घटना हो सकती है? इस प्रकार की जिस प्रकार की चोटें आई हैं, क्या दुर्घटना के दौरान इस तरह की चोटें व्यक्ति को आ सकती हैं? यह आत्महत्या करने पर क्या इस प्रकार की चोटें, कोई व्यक्ति अपने आप को यदि चोटें पहुंचाता है तो क्या इस प्रकार की चोटें पहुंचा सकता है? क्या यह मानव वध है या मानव वध करने की नियत से कोई व्यक्ति इस प्रकार के चोटों को किसी व्यक्ति को पहुंचा सकता है? इस बारे में हम डॉक्टर से न्यायालय पर पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी क्वेश्चन मैं समझता हूं कि वो हथियार, जो हथियार प्रयोग किया गया है, जिसे पुलिस ने बरामद किया है, यह कहकर कि इसी हथियार से घटना को कारित किया गया है, तो उस हथियार की पहचान और क्या उस हथियार से उस प्रकार की चोटें आ सकती हैं, इस बारे में डॉक्टर से जरूर स्पष्ट करना चाहिए। हमें इन क्वेश्चनों को जरूर डॉक्टर से पूछना चाहिए। अब हम बात करें कि हड्डियों के टूटने की और घाव के साइज की, मतलब घाव के आकार की बात करें, घाव के गहराई की बात करें, तो इस प्रकार किस हथियार के प्रयोग से या प्रदर्शित होता है कि इस प्रकार का चोटें आ सकती हैं। ऐसी दशा में जब हथियार बरामद नहीं है तब हम डॉक्टर से पूछ सकते हैं, या डॉक्टर को हथियार के बारे में नॉलेज नहीं है कि किस हथियार को पुलिस ने बरामद किया है या उसे दिखाया नहीं गया है, तो हम डॉक्टर से ये जरूर पूछ सकते हैं कि जिस प्रकार की हड्डियों की टूटन है, या जिस प्रकार के घाव की साइज है, या जिस प्रकार से घाव की गहराई है, इस प्रकार के चोटों को आने के लिए किस प्रकृति के हथियार का प्रयोग किया जा सकता है या किया गया रहा होगा, डॉक्टर ये अपनी राय से बताए। डॉक्टर द्वारा संभावना के आधार पर किया गया कथन
अभियोजन केस को संदेहप्रद नहीं बनाता है। इस बारे में, एक केस लॉ के बारे में हम बात करेंगे। ज्यादातर मामलों में यही लोग कहते हैं कि एविडेंस जो मेडिकल एविडेंस है, जो चिकित्सीय साक्ष्य है, जो चिकित्सीय साक्षी है जो न्यायालय पर है, उसकी गवाही बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखती है और उसे सटीक किसी बारे में जानकारी नहीं। तो मगर लगातार बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं केसों को डिफाइन करने में न्यायालय चिकित्सीय साक्ष्य की मदद लेता है और ज्यादातर मामलों में मैंने देखा है कि चिकित्सीय साक्ष्य बहुत हद तक जो है कामयाब है साबित करने में या मुलजिम को छूटने में। मुलजिम को छूटने के लिए मैंने बताया कि संदेह का लाभ हमेशा मुलजिम को मिलता है। तो यदि संदेह उत्पन्न हो जाता है डॉक्टर के और विवेचक के दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन हो जाता है, जो हथियार विवेचक बता रहा है डॉक्टर के हिसाब से उन हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से मुकदमे छूट जाया करते हैं। तो इसलिए मैंने बताया कि डॉक्टर द्वारा संभावना के आधार पर किया गया कथन, वो कथन जो डॉक्टर संभावना के आधार पर कर रहा है, अभियोजन केस को हमेशा संदेहास्पद नहीं बनाता है या संदेहजनक नहीं बनाता है हमेशा, लेकिन ज्यादातर मामलों में संदेहजनक बना देता है। अब हम केस लॉ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे पंजाब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का मामला है। ये 1984 का है और क्रिमिनल लॉ जजमेंट में ये पेज नंबर 921 पर आपको मिल जाएगा। इसमें माननीय न्यायालय ने कहा है कि यदि प्रत्यक्ष साक्ष्य संतोषजनक और विश्वसनीय है तो उसे काल्पनिक चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है, अगर इसके बारे में हम बात करें, अन्य व्यक्ति कौन है पहले हमें ये जानना होगा। वो डॉक्टर नहीं है, वो चश्मदीद साक्षी नहीं है। तो अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत होती है, इसके बारे में हम बात करें। एविडेंस एक्ट की वीडियो में लगातार इस चैनल पर लेकर आ रहा था और अगर मेरी वीडियो आपने देखी होगी तो आप निश्चित ही जान जाएंगे कि अन्य व्यक्ति कौन है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज उसे देख लीजिए। एविडेंस एक्ट में मैंने बताया है अन्य व्यक्ति कौन है। तो अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है, इसके बारे में भी मैंने एविडेंस एक्ट में बताया है फिर से, लेकिन यहां बताना आवश्यक है कि अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है। तो थोड़ा समय बताते चलूं। किसी व्यक्ति ने घटना को देखा है, कोई व्यक्ति है जिसने घटना को होते हुए देखा है और उसने देखा यह है कि अभियुक्त भाले से चोट खाया हुआ है, अर्थात अभियुक्त को भाले से मारा गया है। कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है जिसने यह देखा है कि अभियुक्त भाले से मार खाया हुआ है। यह एक राय नहीं है क्योंकि उस व्यक्ति ने उसे देखा है, यह व्यक्ति चश्मदीद साक्षी है। इसकी राय तब होती जब इसने किसी से सुना होता या घाव को देखकर यह कहता कि लग रहा है कि भाले से मारी गई घाव है। इसी स्थान पर डॉक्टर जिसने चोट लगते हुए नहीं देखा है, डॉक्टर जिसने उसका परीक्षण किया, उसने घटना कारित होते नहीं देखा है और वह कहता है कि यह चोट भाले द्वारा कारित की गई है, तो यह डॉक्टर की राय है। कोई व्यक्ति जिसने घटना को देखा है, वह व्यक्ति कहता है कि भाले से चोट पहुंचाई गई है और वह डॉक्टर जिसने चोट लगते नहीं देखा है फिर भी चोट को देखकर वह यह कहता है कि यह चोट भाले द्वारा पहुंचाई गई है। तो दोनों में वह व्यक्ति जिसने घटना को देखा है, वह व्यक्ति चश्मदीद साक्षी है उस घटना का और यह डॉक्टर की राय है और दोनों एक्सेप्ट करेगा न्यायालय। उस व्यक्ति जो चश्मदीद साक्षी है उसके साक्ष्य को और डॉक्टर की राय को भी साक्ष्य के रूप में ग्रहण करेगा। अपवाद बहुत हैं और हर विध का अपवाद है। तो अब अपवाद के बारे में हम बात करें। अगर हम अपवाद के बारे में बात करें तो कब राय सुसंगत है के बारे में हमें जानना होगा। इसको भी मैंने एविडेंस एक्ट में बताया है। सामान्य नियम के अनुसार राय ग्रह नहीं है। सामान्य नियम जो है एविडेंस एक्ट का, उसके अनुसार किसी व्यक्ति की राय न्यायालय में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है, न्यायालय एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन साक्षी को न्यायालय में वह यह बताना होता है कि उसने इसको देखा है, तब न्यायालय उसको एक्सेप्ट करती है। अन्यथा किसी व्यक्ति की राय को न्यायालय एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि मैं बताता चलूं आपको,
राय बनाना न्यायालय का काम है, राय बनाना आम व्यक्ति का काम नहीं है। तो राय बनाने का काम वास्तव में न्यायालय करता है, ना कि कोई व्यक्ति करता है। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि कब राय सुसंगत है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नाम मुझे लेना ही होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की बात करें, जिसकी तमाम वीडियो इसी चैनल पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 व 46 के बारे में अगर हम बात करें तो ये सामान्य नियम के अपवाद हैं कि अन्य व्यक्तियों की राय साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी। कोई भी अन्य व्यक्ति है और जो अन्य व्यक्ति है उसकी राय साक्ष्य में न्यायालय ग्राह्य नहीं करेगा। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 और 46 कहती है। विशेषज्ञ का जो साक्ष्य होता है वो राय होती है जो प्रत्यक्ष साक्ष्य की संपुष्टि करती है, ना कि वो प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है। मैंने अभी आपको बताया कि कोई व्यक्ति जिसने देखा है कि भाले से चोट पहुंचाई गई है और डॉक्टर कहता है घाव को देखकर कि भाले से चोट कारित की गई है, तो निश्चायक सबूत वह व्यक्ति देगा, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी जो है, और विशेषज्ञ साक्ष्य जो है वो अपनी राय को प्रकट करेगा। उस राय को प्रत्यक्ष साक्ष्य की संपुष्टि करने का काम मेडिकल साक्षी करेगा कि हाँ वो व्यक्ति जो चश्मदीद साक्षी कह रहा है वो सही कह रहा है, घाव भाले से ही पहुंचाई गई है, जैसा कि मैंने बताया। तो प्रत्यक्ष साक्ष्य की संपुष्टि करने का काम करता है मेडिकल साक्ष्य, विशेषज्ञ का साक्ष्य। चिकित्सा न्याय शास्त्र के बारे में अगर हम बात करें तो चिकित्सीय साक्ष्य स्वयं अभियोजन के केस को साबित करने के लिए कदापि पर्याप्त नहीं है। कोई भी किसी भी मुकदमे को केवल डॉक्टर प्रूव नहीं कर सकता है, साबित नहीं कर सकता है। इसका मूल्य, मेडिकल साक्ष्य का मूल्य केवल एक संपोषक है। ये तब काम करता है जब प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों से इसका मिलान हो। अकेले मेडिकल के साक्ष्य के आधार पर किसी मुकदमे में सजा नहीं हो सकती है, ये बात हमें ध्यान देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति साक्षी के रूप में न्यायालय में किसी तथ्य के बारे में सिर्फ वही बात कर सकता है जिसके बारे में वह स्वयं कुछ जानकारी रखता है। मात्र उसकी राय या उसके विश्वास करने के आधार पर किसी भी बात को न्यायालय ग्रहण नहीं कर सकता है साक्ष्य के रूप में। कोई व्यक्ति है जो ये कहता है कि इस तरह से हुआ होगा, जो उसने देखा है, वास्तव में केवल उसकी बात को जब वो कहता है उसने ये होते हुए देखा है, तब उसको न्यायालय ग्रहण करता है। उस व्यक्ति को, जो कोई आम आदमी है, तो उसके राय को या उसके स्वयं की जानकारी किसी बात की रखता है और न्यायालय पर वो आके कहता है, तो न्यायालय उसे साक्ष्य के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा, मात्र उसकी राय पर विश्वास नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा साक्ष्य के रूप में। अब बात करें अपवाद की। धारा 45 से 51 अगर हम देखेंगे एविडेंस एक्ट की, तो इसमें उपबंधित जो प्राविधान किया गया है वह इस बात का अपवाद है जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की राय या किसी व्यक्ति के विश्वास को न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति जो धारा 45 से 51 एविडेंस एक्ट के अंतर्गत आते हैं, उनकी राय को भी और उनके बात को भी, उनके विश्वास को भी न्यायालय साक्ष्य के रूप में ग्रहण करेगा। तो धारा 45 से 51 जानने के लिए हमें एविडेंस एक्ट पढ़नी होगी, तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। कोई व्यक्ति जो साक्षी के रूप में न्यायालय में आया हुआ है और वह चिकित्सीय साक्षी है, उससे यदि अधिवक्ता द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वह उसका उत्तर देने से इनकार नहीं कर सकता है। उत्तर देने से आपत्ति कर सकता है मेडिकल साक्षी, लेकिन इनकार नहीं कर सकता है। तो वह मेडिकल ऑफिसर जो आया हुआ है साक्ष्य देने, वह न्यायालय से निवेदन कर सकता है, परंतु न्यायालय यदि आदेश करता है तो उसके बाद उसे उस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा, देना आवश्यक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई मेडिकल ऑफिसर किसी भी प्रश्न के उत्तर देने से मना नहीं कर सकता है। वे प्रश्न जो उस मुकदमे से संबंधित है, जो उस मुकदमे में महत्वपूर्ण तथ्य है।